अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। चाइना की आबादी आहिस्ता आहिस्ता घट रही है और अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की आबादी 2100 में आधी रह जाएगी। आबादी एक ऐसा मौजू है जिस पर बात करने से हम कतराते हैं या घबराते हैं, लेकिन जो जो दुनिया में इंसान बसते जा रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, वसाइल हमारे पास वही हैं, तो अब आबादी को हमें डिस्कस करना होगा। चाइना अपनी आबादी की इंजीनियरिंग कर रहा है और उसने आबादी की इंजीनियरिंग कई सालों से शुरू कर रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट में, जो कि चाइना की आबादी के बारे में है, ये बताती है कि चाइना की आबादी इस वक्त तकरीबन 1.4 बिलियन लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन 2050 में यही आबादी कम होकर 1.3 बिलियन लोगों पर मुश्तमिल होगी। जब हम 2100 को टच करेंगे तो उस वक्त चाइना की आबादी इस रिपोर्ट के मुताबिक 770 मिलियन हो चुकी होगी, यानी आज से आधी आबादी हो चुकी होगी। इस रिपोर्ट को चाइना ने डिनाई किया है और उनका ये कहना है, उनके हुकाम का ये कहना है कि जी हाँ, बिल्कुल हम अपनी आबादी को उसकी इंजीनियरिंग कर रहे हैं ताकि हम अपने वसाइल को बेहतर तरीके से मुस्तकबिल में इस्तेमाल कर सकें। चाइना एक उभरती हुई ताकत है, सुपर पावर है, इसलिए उसे अपनी आबादी पर कंट्रोल रखना है। लेकिन ये कहना कि हमारी आबादी 2100 में आधी रह जाएगी, ये ठीक नहीं है, बल्कि 2100 में चाइना के ख्याल में और उनके एस्टीमेट में उनकी आबादी तकरीबन 1.4 बिलियन से कम होकर 1 बिलियन रह जाएगी और वो अपने वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि वो दुनिया पर राज कर सकें। आबादी की इस बात में पाकिस्तान अपना क्या रोल अदा कर रहा है उसे तो हम डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में हम उस पर भरपूर बात करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे मौजू हैं जिन पर हम बात करने से कतराते हैं या कम इल्मी की वजह से हम उन पर बात करना नहीं चाहते। मैं आपको चाइना के माजी में लेकर चलता हूं, जब वो 1949 में आज़ाद हुआ और उसके बाद चाइना ने अपनी आबादी को खुला छोड़ दिया। चाइना ये चाहता था कि उसकी आबादी बढ़े, उसकी बर्थ रेट, उसके बच्चों के पैदा होने के रेट्स बढ़ें ताकि उसकी आबादी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए। आप यहाँ पर ग्राफ भी देख सकते हैं। इस ग्राफ में एक पीक है, नीचे की तरफ है। ये पीक उस वक्त आई जब चाइना में एक कहत आया। 1979 में चाइना को ये एहसास हुआ कि अब तो आबादी बहुत बढ़ चुकी है, सो उन्होंने आबादी को चेक में रखने के लिए एक बच्चे की पॉलिसी अपनाई। एक बच्चे की पॉलिसी अपनाने से चाइना ये समझ रहा था कि वो आबादी की मुश्किलात पर काबू पा लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 1960 में कहत आया और उसके बाद आबादी फिर एक मरतबा बढ़ी क्योंकि बहुत से लोगों की अमवात हुई। चाइना ने 1979 में एक बच्चा पॉलिसी अडॉप्ट कर ली और फिर आबादी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गई। लेकिन बहुत जल्द चाइना को ये एहसास होना शुरू हो गया कि उसकी आबादी में बच्चे और जवान कम होना शुरू हो गए, बुजुर्ग बढ़ना शुरू हो गए और एक बढ़ती हुई या एक उभरती हुई सुपर पावर के लिए ज़रूरी है कि उसके पास जवान हो, ताकि जितना ज़्यादा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया है उन्हें संभालने वाला भी कोई हो। 2015 में चाइना ने दोबारा ऐलान किया कि वो 2 बच्चों की पॉलिसी पर जा रहे हैं और अब हर ख़ानदान, हर घर 2 बच्चे पैदा कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉलिसियाँ ठीक हैं या गलत हैं, लेकिन कम से कम हमें आबादी और वसाइल के बारे में सोचकर अपनी प्लानिंग ज़रूर वैसे करनी चाहिए। लेकिन फिर काम ना बना, आबादी मुसलसल नीचे जा रही थी और जवान आबादी नीचे आ रही थी। इसलिए कुछ अरसे पहले चाइना ने 2022 में, शायद 21 में, 2021 में चाइना ने 3 बच्चों की पॉलिसी अनाउंस की। क्या आपको पता है कि अब चाइना में 3 बच्चों की पॉलिसी राइज हो चुकी है?
क्या आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त इंडिया की आबादी चाइना से ऊपर निकल चुकी है? इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क इंडिया बन चुका है। चाइना का ये कहना है कि उनके प्रेसिडेंट का ये कहना है कि हमें अब शादियों के बारे में सोचना होगा, एक नया कल्चर लाना होगा, क्योंकि शादियों के बारे में चाइना में पहले उस तरीके का कल्चर और बच्चे पैदा करने के लिए माओ को उतनी फैसिलिटेशन नहीं थी, उन्हें नौकरियों से छुट्टियां नहीं मिलती थी, उनकी स्पेशल लीव्स नहीं थी। लेकिन अब चाइना ऐसी पॉलिसियां ला रहा है जिसकी सिर्फ एक वजह है, और वो वजह यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हो सकें। आखिर चाइना को बच्चों की ज़रूरत क्यों है? मैं आपको यहाँ पर चाइना की पॉपुलेशन का ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ इतना अहम है कि आप किसी मुल्क के मुस्तकबिल का अंदाज़ा इस किस्म के ग्राफ से लगा सकते हैं। अगर इस ग्राफ में देखें तो निचली साइड पर आबादी का फैलाव छोटी उम्र के बच्चे, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने बच्चे ज़्यादा होंगे उतना ही ये ग्राफ बड़ा होगा, बल्जी होगा, इसका पेट निकला होगा। और आहिस्ता आहिस्ता आप 30 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल की उम्र तक आ रहे हैं और आप देखें कि ग्राफ बारीक होता जा रहा है, एक मीनार की तरह होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 1980 में जब ये ग्राफ बनाया गया, क्योंकि ये 1980 की आबादी पर ये ग्राफ बनाया गया, उस वक्त चाइना के पास जवान बहुत ज़्यादा थे, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा थे। चाइना की आबादी उस वक्त 980 मिलियन थी। और ये क्लासिक पिरामिड है, इसको क्लासिक पिरामिड कहते हैं, जहां पर चाइना के पास 10 साल से लेकर 14 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा थे। बड़ी उम्र के लोग 40 साल से ऊपर तो बहुत ही कम लोग चाइना के पास मौजूद थे। तो बच्चे बड़ी तेज़ी से आ रहे थे और कम लोग बूढ़े हो रहे थे। बूढ़ों की जो आबादी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन अगर आज आप चाइना के ग्राफ को देखें तो आपको एहसास होगा ये 2020 का पिरामिड है, कि जब जब चाइना ने पॉलिसीज़ बदली तो आप देखें कि उनकी आबादी में डिप आई। एक बच्चा की पॉलिसी डिप आई, फिर उन्होंने पॉलिसी, बीच में ये जो डिप आपको नज़र आ रही है ये तो आ रही है कहत की वजह से, जो ऊपर से डिप आती। फिर उन्होंने मुस्तकिल एक बच्चे की पॉलिसी रखी, 2 बच्चे की, तीसरी। तो अब क्या हुआ, नीचे से बच्चे नहीं आ रहे, जवान नहीं आ रहे चाइना के पास, और ऊपर लोग बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर लोग बढ़ने की वजह यह है कि चाइना ने तरक्की की, उसने ऐसी मेडिसिन बनाई, ऐसी टेक्नोलॉजीज आई जो कि लोगों को जल्दी मरने नहीं देती। उनका इलाज ऐसा हुआ कि लोगों की उम्र बढ़ना शुरू हो गई। तो अब जब सेहत की अच्छी सहूलतों की वजह से लोग ज़्यादा उम्र जी पाते हैं, तो ऊपर वाला ग्राफ चाइना का बल्कि होना शुरू हो गया, यानी बुजुर्ग आबादी बहुत ज़्यादा है और नीचे से बच्चे नहीं आ रहे। एक सुपर पावर के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इसे काबू करना है। मैं आपको यहाँ पर चाइना के दोनों ग्राफ को कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, तो आप देखते रहें कि जो नीले रंग का ग्राफ आपको नज़र आ रहा है ये उस वक्त था जब चाइना के पास बहुत बच्चे थे, और जो आपको हल्के सब्ज रंग का ग्राफ नज़र आ रहा है ये आज का ग्राफ है जब चाइना के पास बच्चे नहीं हैं। तो नीला रंग उस वक्त का है। तो अब चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला हुआ कि उसकी बर्थ कंट्रोल पॉलिसीज़ ने उसकी डेमोग्राफिक को, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का शिकार कर दिया। चाइना ये समझता है कि वो जानबूझ के ये कर रहा है, वो इसको एस्टिमेट कर रहा है और अपनी आबादी को रिसोर्सेज के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहा है। अगर हम 1980 में चले जाएं तो ये ग्राफ हमें ये बताता है कि 100 लोगों के पास कम अज़ कम भी 44 ऐसे लोग थे जो उन पर डिपेंडेंट थे। जिस तरीके से हमारे घर में हमारी माँ होती है, हमारा बाप होता है, भाई होते हैं, बहन, जो भी हम पर डिपेंडेंट होते हैं, अगर वो अपना कमा नहीं रहे, तो चाइना में एक बंदे के पास तकरीबन हर 2 बंदे के पास एक डिपेंडेंट होगा, क्योंकि 100 के पीछे 44 डिपेंडेंट थे। ये 1980 की बात है। लेकिन अब क्योंकि बच्चे जवान कम हो रहे हैं जो कि कमाते हैं और बूढ़े ज़्यादा होते जा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर, और वहाँ पे ख़ानदानी निज़ाम तो है नहीं, इसलिए वहाँ पर इस वक्त एक बंदे पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, तकरीबन 55 के करीब। और 2050 में ये कहा जा रहा है कि ये डिपेंडेंसी बढ़कर 73 लोग हो जाएंगे, यानी 100 लोगों पर 73 लोग डिपेंडेंट होंगे, हर बंदे पर
हर तकरीबन एक बंदे पर एक डिपेंडेंट मौजूद होगा। चाइना के लिए ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, किसी मुल्क के लिए भी। लेकिन चाइना का नेबर, पड़ोसी, हमारा भी पड़ोसी इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का ग्राफ आपको दिखाएगा कि ये एक क्लासिकल पिरामिड है। आप देखें तो इंडिया में छोटी उम्र की जो नस्ल है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया में हर 100 बंदों पर 47 डिपेंडेंट हैं, यानी 47 ऐसे लोग होंगे जिनके साथ डिपेंडेंट रहते होंगे। इंडिया की जो एवरेज एज है वो 27.9 है। और क्योंकि इंडिया के पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी फैसिलिटीज़ चाइना के पास हैं, मुझे पता है कि मेरे दोस्तों को शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन हमारा काम ही यहाँ पर हकीकत बताना है। तो इसलिए इंडिया को अनएम्प्लॉयमेंट का, कम वसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आबादी बहुत बढ़ रही है। और यही हाल हमारे साथ है। हमारी आबादी में भी जवान तबका बहुत है। अगर हमने तो उस जवान तबके का पूरा ख्याल ना रखा, उसे ना पढ़ाया, तो आगे अनएम्प्लॉयमेंट उनका मुकद्दर बनने वाली है। तो तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए मसला ये है कि वो अगर आबादी कम करते हैं तो उनकी तरक्की को संभालने वाले लोग नहीं आते। और तरक्की पजीर ममालिक के लिए मसला यह है कि अगर उनकी जवान ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके पास उनको फ्यूचर में रिसोर्सेज देने के लिए, यानी जॉब्स देने के लिए मसाइल होंगे। लेकिन उस लिहाज से इंडिया का जो आपको पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो चाइना से फिर भी बेहतर है। लेकिन इंडिया भी अब हल्की हल्की इंजीनियरिंग करना शुरू हो गया। अगर आप नीचे से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अब कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। इंडिया में भी आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की तादाद कम होती जा रही है, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो कि हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और अब हम आते हैं जापान की तरफ। एक क्लासिकल बुज़ुर्ग आबादी का केस है। जापान में लोग बहुत लंबी उम्र जीते हैं, और आपको वहाँ पर ओल्ड एज लोग बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। वहाँ पर ये डिपेंडेंसी तकरीबन 100 पर 71 लोग हैं, और 48.7 एवरेज एज है जापान की। तो जापान एक बहुत बड़े क्राइसिस में जा रहा है, और वो क्राइसिस हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जापान के पास यंग आबादी नहीं है। अब यहाँ पर जो स्टैट्स हैं वो तो हो गए ख़त्म, लेकिन होगा क्या, ये अब मेरी ओपिनियन है, इसलिए मैं वाज़े कर दूं कि इसका साइंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्यालात हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। हम ये समझते हैं कि हमारे पास आबादी बहुत ज़्यादा है, और अगर हम उनको, वैसे तो हम नहीं पढ़ा रहे उन्हें, लेकिन फ़र्ज़ किया अगर हम उनको पढ़ा लेते हैं, टेक्निकल एजुकेशन दे देते हैं, तो वो बाहर के मुल्कों में जाके नौकरियाँ शुरू कर देंगे। मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा कुछ सालों के बाद, क्योंकि जितनी तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त तरक्की कर रही है, आप देख सकते हैं कि बाहर के मुल्कों में अब लोग सफाई करने के लिए भी रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेट हो रही है। तो हमारे लोग जो कि टेक्नीशियंस लेवल पर या उससे भी नीचे जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं, ये मुस्तकबिल में बाहर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये काम उनके ऑटोमेटेड सिस्टम, AI बेस्ड सिस्टम कर रहे होंगे। और हम इस खुशफहमी में हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, बाहर भेजेंगे और हमें ज़्यादा रेमिटेंसेस आएंगी। मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए बैकफायर करेगा। हमारी इतनी ज़्यादा जनरेशन है जिसे हम पढ़ा नहीं रहे, जिससे हम स्किल नहीं दे रहे, और ये जनरेशन कुछ सालों के बाद पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगी, बल्कि पाकिस्तान में जो बाहर गए हुए लोग हैं शायद वो भी वापस आना शुरू कर दें, क्योंकि ये जनरेशन्स, ये जो कौमें हैं, जिस तरह चाइना है, जापान है, बड़ी बड़ी कौमें हैं जो तरक्की कर रही हैं, ये तरक्की तो कर रही हैं और इनकी यंग जनरेशन्स कम है, इनके यंग पॉपुलेशन कम है, लेकिन साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रही है वो यंग पॉपुलेशन का काम करेगी, उनके वो काम करेगी जो कि ये इजीली यंग जनरेशन से, दूसरे मुल्क की यंग जनरेशन से लेते हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्री है हमारे पास, हमारे थिंक टैंक को इस पर सोचना चाहिए और अपनी डिसीजन मेकिंग इस लिहाज से करनी चाहिए। ये मेरी ओपिनियन थी, हो सकता है ये ओपिनियन गलत साबित हो। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।